नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के अंक में। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। देश में सिर्फ 19% किसान कराते हैं फसल बीमा। चयनित पशुपालकों को बैंकों से दिलाया जा रहा ब्याज रहित ऋण। 30% आम चट कर जाते हैं कीड़े। किसानों का चीनी मिलों पर 2 खरब 12 अरब 61 करोड़ रुपए बकाया। ग्रामीणों के लिए ई पोर्टल ग्राम संजीवनी और फसल ऋण पुनर्निर्धारण के निर्देश। अब कृषि समाचार विस्तार से। देश में 20% से भी कम किसान फसल बीमा कराते हैं, जिसके कारण मौसम गड़बड़ाने से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक अध्ययन के अनुसार अभी तक सिर्फ 19% किसानों ने ही फसल बीमा कराया है। लगभग 81% किसान फसल बीमा जैसी सुविधाओं के प्रति जागरूक नहीं हैं। बीमा के दायरे से बाहर 46% किसानों का कहना है कि वे इसके बारे में जानते हैं, लेकिन इसमें उन्हें दिलचस्पी नहीं है, जबकि 24% किसानों ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। वहीं 11% किसानों ने कहा कि वे बीमा का प्रीमियम जमा करने में असमर्थ हैं। अध्ययन के अनुसार भारत में लगभग 32 करोड़ किसानों ने विभिन्न बीमा योजनाओं में निबंधन कराया है। प्रदेश में कामधेनु और मिनी कामधेनु योजना के तहत बैंकों से चयनित पशुपालकों को ब्याज मुक्त ऋण दिलाया जा रहा है। कामधेनु योजना में 100 मवेशियों के लिए 1,20,51,000 और मिनी कामधेनु योजना में मवेशी के लिए 52,35,000 रुपए की धनराशि चयनित लाभार्थियों को बैंकों से ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दिलाई जा रही है। लाभार्थियों को दिए गए ऋण का ब्याज अगले 5 वर्ष तक पशुपालन विभाग वहन करेगा। योजना का लाभ देने के लिए इन दिनों लाभार्थियों का चयन किया जा रहा है। राष्ट्रीय समेकित नाशी जीव प्रबंधन केंद्र ने नवसारी कृषि विश्वविद्यालय गुजरात के साथ मिलकर एक अध्ययन कराया, जिसमें पता चला है कि कीट प्रबंधन नहीं होने के कारण आम की 30% फसल को नुकसान होता है। इन दोनों संस्थाओं ने नाशी जीवों के नुकसान से बचाव के लिए टिकाऊ प्रबंधन तकनीक विकसित की है। अल्फांसो और केसर आम की प्रजातियों में टिकाऊ जीवनाशी प्रबंधन के तहत विभिन्न बीमारियों की रोकथाम को लेकर जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव किया गया। इससे न केवल इन दोनों किस्मों के आमों का उत्पादन बढ़ा, बल्कि कीटनाशकों के छिड़काव की संख्या में भी कमी आई तथा प्रति हेक्टेयर शुद्ध आम में भी वृद्धि हुई। विशेषज्ञों के अनुसार अंधाधुंध हानिकारक कीटनाशकों से किसानों को बचना चाहिए और जरूरत के हिसाब से अन्य विकल्पों को अपनाना चाहिए। देश में किसान एक ओर कमजोर मानसून की मार और बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि की समस्या से जूझ रहा है, तो दूसरी ओर चीनी मिलों पर 3 साल से अधिक समय से उनका बकाया बढ़कर 2 खरब 12 अरब 61 करोड़ 93 लाख रुपए हो गया। चालू गन्ना पेराई सत्र के दौरान चीनी मिलों पर 1 खरब 92 अरब 43 करोड़ 63 लाख रुपयों का बकाया है। उत्तर प्रदेश में किसानों का चीनी मिलों पर सबसे अधिक बकाया है। प्रदेश में किसानों का चीनी मिलों पर कुल बकाया 1 खरब 1 अरब 39 करोड़ 34 लाख रुपए हैं। इफ्को किसान संचार लिमिटेड IKSL ने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को स्थानीय मंडियों और मौसम की जानकारी देने के लिए ई पोर्टल ग्राम संजीवनी लॉन्च की है। हाल के वर्षों में IKSL ने कृषि क्षेत्र से जुड़ी जानकारियों तथा किसानों की चिंताओं को समझने में विशेषज्ञता हासिल की है। IKSL के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के अनुसार इस पोर्टल में ग्रामीण हस्तशिल्प और पर्यटन को भी जोड़ा गया है। यह पोर्टल ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादों और सेवाओं के लिए मांग को बढ़ाने में सहयोग करेगा। केंद्र सरकार ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को बेमौसम बरसात से प्रभावित किसानों के फसल ऋण वापसी का पुनर्निर्धारण करने का निर्देश दिया है। कृषि मंत्रालय की जारी विज्ञप्ति के अनुसार ऋण लेने वाले किसानों के ऋण वापसी के समय को बढ़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के राहत के लिए जो घोषणाएं की हैं, यह उसी का हिस्सा है। बीमा कंपनियों को भी तेजी से बीमा मामलों का निपटारा करने का निर्देश दिया गया है। राज्य सरकारों को भी किसानों के बीमा दावों से संबंधित औपचारिकताओं को तेजी से पूरा करने को कहा गया है। संशोधित राष्ट्रीय बीमा योजना के तहत बीमा दावों के योग्य किसानों को फसल कटाई की प्रतीक्षा किए बिना दावे की 25% राशि का भुगतान किया जा सकता है। मौसम आधारित फसल बीमा कराने वाले किसानों के दावों की जोखिम अवधि के समाप्त होने के 45 दिन के अंदर भुगतान किया जाना है।
और किसान भाइयों, अब बात करते हैं कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इस समय की जाने वाली कृषि गतिविधियों की। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद खेतों में फसल के सूखते ही उसे घर लाने में जुट जाएं। इसके साथ ही रबी की फसल में नुकसान की भरपाई के लिए खेतों को तत्काल खाली करके उसमें जायद की फसलों की बुआई करें। मौसम में सुधार होने व तेज धूप के बाद फसल के सूखने पर उसे खेतों से काट लें और उसमें जो कुछ भी निकले उसे निकाल लें। खेतों में पड़े रहने से खेत भी फंसे रहेंगे और जो गेहूं खेतों में गिर जाएगा फिर अगले रबी के सीजन में जमेगा तो उससे गेहूं में मिलावट होने की संभावना रहेगी। जो किसान गेहूं आदि फसलों को घर ले आए हैं वो अनाज को धातु की बनी बखारियों, कोठिलों अथवा बोरियों या कमरे में जैसी सुविधा हो उसका भंडारण करें। भंडारण के लिए धातु की बनी बखारी बहुत ही उपयुक्त है। भंडारण से पहले कोठिलों तथा कमरे को साफ कर लें और दीवारों तथा फर्श पर मेलाथियान के घोल का छिड़काव करें तथा सूखने के बाद भंडारण करें। किसान भाई खेतों को खाली करके अब भी उसमें मूंग की फसल ले सकते हैं। इसके लिए मूंग की उन्नत प्रजातियों में सम्राट, मूंग जनप्रिया, मेहा, HUM 16, TMP 37, मालवी जनचेतना का चयन करें। पहले से बोई गई मूंग या उड़द की फसल में पीला चितवर्ण मोजेक रोग दिखाई देते ही प्रभावित पौध को सावधानी पूर्वक उखाड़कर नष्ट कर दें। नकदी फसल के रूप में किसान भाई खाली खेतों में मेंथा की रोपाई कर रबी के नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं मंडी भावों की। गेहूं आगरा की मंडी में 1490 रुपए, बदायूं की मंडी में 1450 रुपए, बरेली की मंडी में 1460 रुपए, गाजियाबाद की मंडी में 1600 रुपए और लखनऊ की मंडी में 1465 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल आगरा की मंडी में 2000 रुपए, बदायूं की मंडी में 2060 रुपए, बरेली की मंडी में 2025 रुपए, गाजियाबाद की मंडी में 4560 रुपए और लखनऊ की मंडी में 2020 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चना आगरा की मंडी में 4000 रुपए, बदायूं की मंडी में 3490 रुपए, बरेली की मंडी में 3475 रुपए, गाजियाबाद की मंडी में 4100 रुपए और लखनऊ की मंडी में 3685 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उड़द आगरा की मंडी में 6740 रुपए, बदायूं की मंडी में 5480 रुपए, बरेली की मंडी में 5500 रुपए, गाजियाबाद की मंडी में 6580 रुपए और लखनऊ की मंडी में 6450 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मूंग आगरा की मंडी में 7850 रुपए, बदायूं की मंडी में 6515 रुपए, बरेली की मंडी में 6525 रुपए, गाजियाबाद की मंडी में 7120 रुपए और लखनऊ की मंडी में 7620 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मसूर आगरा की मंडी में 5750 रुपए, बदायूं की मंडी में 5380 रुपए, बरेली की मंडी में 5350 रुपए, गाजियाबाद की मंडी में 6350 रुपए और लखनऊ की मंडी में 5865 रुपए प्रति क्विंटल रहा। लहसुन आगरा की मंडी में 4350 रुपए, बदायूं की मंडी में 3100 रुपए, बरेली की मंडी में 3400 रुपए, गाजियाबाद की मंडी में 1980 रुपए और लखनऊ की मंडी में 3010 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अदरक आगरा की मंडी में 3500 रुपए, बदायूं की मंडी में 3000 रुपए, बरेली की मंडी में 3225 रुपए, गाजियाबाद की मंडी में 2560 रुपए और लखनऊ की मंडी में 4560 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बैंगन आगरा की मंडी में 850 रुपए, बदायूं की मंडी में 750 रुपए, बरेली की मंडी में 1300 रुपए, गाजियाबाद की मंडी में 620 रुपए और लखनऊ की मंडी में 800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। प्याज आगरा की मंडी में 1370 रुपए, बदायूं की मंडी में 1370 रुपए, बरेली की मंडी में 1400 रुपए, गाजियाबाद की मंडी में 970 रुपए और लखनऊ की मंडी में 1550 रुपए प्रति क्विंटल रहा। टमाटर आगरा की मंडी में 1200 रुपए, बदायूं की मंडी में 1380 रुपए, बरेली की मंडी में 1300 रुपए, गाजियाबाद की मंडी में 850 रुपए और लखनऊ की मंडी में 1600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आलू आगरा की मंडी में 385 रुपए,
बदायूं की मंडी में 390 रुपए, बरेली की मंडी में 460 रुपए, गाजियाबाद की मंडी में 400 रुपए और लखनऊ की मंडी में 580 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। किसान भाइयों नमस्कार। सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, मौसम के हाल खराब हैं। बेमौसम बारिश और तेज हवाओं से हमारे अन्नदाताओं को काफ़ी नुकसान हुआ है। इसलिए ज़रूरी है कि इस समय खेतों में जो फसलें हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। और अभी मक्का खेतों में लगी हुई है, तो उसमें क्या क्या समाई कार्य करने हैं, इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच हैं डॉक्टर R.K. कनौजिया, कृषि विज्ञान केंद्र रायबरेली से। डॉक्टर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। डॉक्टर, मक्के की बात हो रही है, तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि मक्के की स्थिति इस समय क्या है? देखिए, ग्रीष्मकालीन मक्के की जो बुआई है उसके लिए फरवरी का प्रथम सप्ताह संस्तुत किया जाता है जी। ऐसे में अगर किसान भाइयों ने फरवरी के अंतिम सप्ताह में भी बुआई संपादित करा ली है जी, तो इस समय करीब 30-40 दिन की जो मक्के की फसल है वो 30-40 दिन की अवधि की। कुछ किसान भाइयों ने मक्का जो है समय पर लगाई होगी, कुछ किसान भाइयों ने लेट लगाई होगी, तो क्या दोनों ही स्थितियों में ये आकलन रहेगा? हाँ, दोनों स्थितियों में क्या है, थोड़ा 10-5 दिन का इधर या उधर रहेगा। और जैसा कि मक्के की जो बुआई की बात की जाती है ग्रीष्मकालीन, तो वो मुख्य रूप से आपकी फरवरी के प्रथम सप्ताह में की जाती है। ऐसा इसलिए
कि जब मक्के की पुष्पावस्था होती है उस वक्त तापमान बहुत अधिक हो जाता है। ऐसे में जो हमारी जीरा जिसकी अवस्था होती है तो परागण की जो प्रक्रिया है वो बाधित होती है और फिर दाने नहीं बनते हैं। इसलिए एक तो ये है कि फरवरी के प्रथम सप्ताह में बुआई हो जानी चाहिए और ऐसा ध्यान रखते हुए किसान भाई कोशिश भी करते हैं। तो थोड़ा 10-20 दिन का इधर उधर हो जाता होगा, लेकिन 30-40 दिन की अवधि इस समय मक्के की हो गई है। जी डॉक्टर साहब, बात करते हैं मुख्य बिंदु की जिस पर हम चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। मक्के में क्या क्या सामयिक कार्य कर सकते हैं जिससे हमारे किसान भाई अच्छा उत्पादन ले सकें? देखिए, अगर इस समय हम सामयिक कार्यों की बात करें मक्के में तो जैसे कि उर्वरक प्रबंधन है, आपका सिंचाई, साथ में कीट रोग एवं खरपतवार प्रबंधन जो है, ये मुख्य कार्य हैं, सामयिक कार्य, जिनको कि किसान भाइयों को समय समय पर संपादित करते रहना चाहिए जिससे कि उन्हें उत्पादन अच्छा मिले। डॉक्टर साहब, अब बात थोड़ा सा विस्तार से करेंगे जिससे हमारे किसान भाई अच्छी तरीके से समझ सकें कि हमको क्या क्या जरूरी काम करने हैं। डॉक्टर साहब, आपने सबसे पहले कहा उर्वरक, तो उर्वरक की कितनी मात्रा दे सकते हैं और क्या क्या दे सकते हैं? देखिए, आमतौर पर जो मक्के की फसल की बात की जाती है, ग्रीष्मकालीन मक्के के लिए जो उर्वरक संस्तुत है 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास और साथ में 20 किलोग्राम जिंक, ये मात्राएं संस्तुत की गई हैं। और जब किसान भाइयों ने बुआई की होगी तो नाइट्रोजन की आधी मात्रा यानी 50 किलोग्राम, बाकी पोटास, फास्फोरस और जिंक की मात्रा बेसल ड्रेसिंग के रूप में दे रखी है। इस समय की अगर हम बात करें तो जो टॉप ड्रेसिंग है वो नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग करनी है, 2 टॉप ड्रेसिंग। तो एक तो ये है कि किसान भाई जो हैं पहली टॉप ड्रेसिंग 30 दिन की अवधि पर करें। नाइट्रोजन की मात्रा है 50 किलो, उसमें से 25 किलोग्राम तो वो उस वक्त दे दें 30 दिन की अवधि पर, और बाकी जो बची हुई उर्वरक है वो जिस समय मक्के में दाने बन रहे हों उस वक्त दें पौधों को, जिससे कि दाने जो हैं वो अच्छे बनते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बात की टॉप ड्रेसिंग की, थोड़ा सा हम किसान भाइयों को अच्छी तरीके से समझाना चाहेंगे। टॉप ड्रेसिंग का मतलब क्या, वो जो छिड़कवा जो करते हैं? टॉप ड्रेसिंग का मतलब ये होता है ऊपर से देना, और मतलब बेसल ड्रेसिंग का मतलब होता है जमीन में देना। अब जब फसल हमारी खेतों में विद्यमान होती है तो उस वक्त भी विभिन्न अवस्थाओं में हमें उर्वरक की पूर्ति करती रहनी पड़ती है। तो ऐसे में जैसे 30-40 दिन की अवधि पर हमने आपसे कहा कि उर्वरक देना है, तो वो जो उनकी ब्रॉडकास्टिंग टेक्निक है यानी छिटक कर देने की, तो वो छिटक कर ही हमें इसको देना होता है। तो उसी को ज्यादातर हमारे किसान भाई छिटक करके ही देते हैं। बाकी टॉप ड्रेसिंग करने से क्या कुछ हमारे किसान भाइयों को कुछ ज्यादा फायदा होता है क्या? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जब फसल अपनी विभिन्न अवस्थाओं में होती है तो उनको खुराक चाहिए होती है। तो ऐसे में जिस समय उनकी खुराक चाहिए और उस वक्त हम ऊपर से अगर नाइट्रोजन देते हैं या सूक्ष्म तत्व के रूप में जैसे जिंक की हमने बात की, तो जिंक आमतौर पर इस समय हम देख रहे हैं कि हमारे जो धान्य फसलें हैं उनमें जिंक की मांग बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारी मिट्टी में जो है जिंक की कमी हो रही है। तो अगर जैसे किसान भाई देखते हैं, महसूस करते हैं कि हमारा पौधा कुछ कमजोर है, तो साथ में उनको जिंक भी देनी होती है, तो ऊपर से हम जिंक की भी आपूर्ति करते हैं। जब हम इस तरह से ऊपर से पौधों के लिए भोजन या खाद प्रबंधन करते हैं तो पौधों को जब खुराक अच्छी मिलती है तो पौधों की वृद्धि अच्छी होती है और अंततः इन प्रबंधन से हमें उत्पादन अच्छा मिलता है। जी, निश्चित तौर से अगर अच्छी खुराक मिलेगी, चाहे मनुष्यों की हो चाहे फसलों की हो, तो उत्पादन तो अच्छा होना ही है। डॉक्टर, सिंचाई की बात कर लेते हैं, लेकिन इसके पहले हम एक बात ये कहना चाहेंगे कि मौसम इतना ऊपर नीचे चल रहा है, कहीं कुछ ज़्यादा पानी बरस रहा है, कहीं पानी बिल्कुल नहीं बरस रहा है, कहीं तेज हवाएं हैं। तो सिंचाई प्रबंधन हमारे किसान भाई कैसे करें? जहाँ ज़्यादा पानी बरस रहा है उसमें क्या करें, और जहाँ बिल्कुल पानी नहीं बरस रहा है वहाँ पर क्या करें? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है सिंचाई प्रबंधन के बारे में। मक्के की जो फसल है हमारी, उसमें क्योंकि ये इस समय ग्रीष्मकालीन में बुआई की गई है, तो ऐसे में हमें जो है सामान्य परिस्थिति में 10 से 12 दिन के अंतराल पर खेत में नमी की अवस्था को देखते हुए हमें सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया कि अभी जो है लगातार मौसम खराब रहा और बीच बीच में बारिश भी हुई है, तो ऐसे में किसान भाइयों को अपने खेत की जो स्थिति है उसमें नमी को देखते हुए पानी की प्रबंधन करना चाहिए। और
जो सबसे सेंसिटिव या संवेदनशील अवस्था होती है मक्के की, वो होती है पुष्पावस्था, जिसको कि हम जीरा बनने की अवस्था भी कहते हैं किसान भाई की भाषा में। तो उस वक्त तो हमें नमी अपने खेत में अवश्य करनी चाहिए, मतलब सिंचाई का प्रबंधन हमें अवश्य करना चाहिए। तो ऐसे में ये कुछ जो हमने एक जनरल बात बताई है कि 10 से 12 दिन के अंतराल पर, और होता क्या है कि आमतौर पर किसान भाइयों की अपनी सिंचाई की व्यवस्थाएं होती हैं, उसमें नहीं दे पाते हैं अगर पानी, तो एटलीस्ट वो पुष्पावस्था में यानी जीरा बनने की अवस्था में पानी का प्रबंधन अवश्य करें। जी डॉक्टर साहब, पानी के प्रबंधन करेंगे तो कहीं ना कहीं फसल बड़ी होगी, लेकिन साथ में खरपतवार भी निकलेंगे जो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही दुखदायी हैं, हानिकारक हैं। तो कौन कौन से खरपतवार होते हैं और उनको कैसे हटाया जा सकता है, ये भी हमारे किसान भाइयों को बता दीजिए। जी हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि खरपतवारों के द्वारा जो है हमारी फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाया जाता है, और अगर प्रबंधन सही तरीके से नहीं किया जाए तो 30 से 35% तक उत्पादन जो है हमारा घट जाता है। तो ऐसे में जैसे कि खरपतवार की बात है, तो ग्रीष्मकालीन में तमाम तरह के खरपतवार जो है हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके लिए मक्के की खेती में जो संस्तुत बातें हैं, रिकमेंडेड है, वो ये है कि जब हम बुआई करते हैं तो उस वक्त हमें प्री इमरजेंस यानी कि अंकुरण से पूर्व खरपतवार को प्रबंधन करने के लिए पेंडिमेथिलिन या एट्राजिन दवा देनी चाहिए। पेंडिमेथिलिन दवा जो होती है वो करीब 3.3 लीटर 1 हेक्टेयर के लिए संस्तुत है, और एट्राजिन जो है 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है। जब हम मक्के की बुआई कर लेते हैं उसके 3 दिन के अंदर अंदर अगर हम इन दवा को डाल देते हैं, इससे खरपतवार जागृत नहीं हो पाते। लेकिन आज की हम बात करें, वर्तमान परिस्थिति में बात करें, तो अगर किसान भाइयों ने खरपतवार प्रबंधन नहीं किया है पहले से, और इस वक्त अगर खरपतवार की समस्याएं हैं, तो ऐसे में हैंड हो की मदद से, क्योंकि ऊपर से दवा डालने के लिए, खरपतवार नाशक डालने के लिए मक्का में संस्तुत कम है या नहीं है, एक तरह से कह सकते हैं, तो 1 या 2 हैंड हो से निराई करें, जिससे कि जो है मट्टी भी थोड़ी सी खेत पोला हो जाएगा और साथ में खरपतवार जो है वो नष्ट हो जाएंगे। डॉक्टर, निराई करने से तो खरपतवार निकल जाएगा, लेकिन फसल अगर थोड़ी सी बड़ी हो गई तो किसान बीच में जा करके कैसे कर सकता है, दवा कैसे डाल सकता है? प्रश्न है कि ये भी बहुत बड़ा है। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक जब खरपतवार प्रबंधन की बात करते हैं तो 30 से 35 दिन के अंदर में ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें कि पौधा जो है वो एक उचित हाइट पर होता है, ऊंचाई पर होता है, और हम उसमें ये प्रक्रियाएं कर सकते हैं। और इसी तरह से जैसे आपने दवा डालने की बात की है, तो जब हम रोग नियंत्रण या कीट नियंत्रण में दवा डालना होता है तो वो कार्यक्रम तो किसी न किसी तरीके से संपादित हो जाता है, लेकिन जो निराई की बात है तो वो 30 से 35 दिन में ही हमको करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद क्या होता है कि अगर प्लांट ने अपनी हाइट स्वयं से ले ली है तो जो खरपतवार होते हैं वो कहीं ना कहीं नीचे दबे रहते हैं। तो इस तरह से प्रक्रियाएं जो है वो संपादित चलती रहती हैं। डॉक्टर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, वक्त कितना भी बुरा हो, समय कितना भी प्रतिकूल हो, लेकिन कोशिश करते रहिए, बढ़ते रहिए लगातार, निरंतर। नमस्कार।